चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा विषय थोड़ा तकनीकी जरूर लग सकता है, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा होता है। आज हम मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी MPPWD के 2025 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर को डिकोड करने जा रहे हैं। अब देखिए, सरकारी दस्तावेज और नियम कानून आमतौर पर काफी उबाऊ लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम ये समझेंगे कि सड़क की गुणवत्ता के ये नियम असल में किसी ठेकेदार के मुनाफे और उसकी जेब पर सीधा असर कैसे डालते हैं। ये सिर्फ सीमेंट और तारकोल की कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से जवाबदेही और अर्थशास्त्र का मामला है। 26 सितंबर 2025 को जारी किया गया MPPWD का ये आधिकारिक सर्कुलर कोई आम सरकारी कागज नहीं है। आप इसे एक सिविल ठेकेदार की जिम्मेदारियों का ऑफिशियल रोड मैप मान सकते हैं। ये दस्तावेज बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है कि नियम क्या है और अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उसे कैसा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। आज हम इसी दस्तावेज के आधार पर एक ठेकेदार के सफर को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। आज की हमारी ये चर्चा 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले बात करेंगे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियमों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सड़क की राइडिंग क्वालिटी को आखिर मापा कैसे जाता है, चौथे नंबर पर रोड रफनेस के मानकों को जानेंगे और अंत में बात करेंगे उस रिफंड की जिसके लिए ठेकेदार को कुछ आखिरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। ये वो क्रिटिकल फेज है जो सड़क का निर्माण पूरा होने के ठीक बाद शुरू होता है। अक्सर हमें लगता है कि सड़क बन गई, फीता कट गया तो ठेकेदार का काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्माण के बाद का वो तय समय है जिसमें ठेकेदार किसी भी टूट फूट या खराबी को ठीक करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। सरल शब्दों में कहें तो असली जवाबदेही की खिड़की यहीं से खुलती है। सर्कुलर का क्लॉज 18.3 बहुत ही सख्त तरीके से बताता है कि अगर ठेकेदार ने आनाकानी की तो क्या होगा। जरा इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, ठेकेदार तय समय में सड़क की खराबी ठीक नहीं करता। दूसरा, इंजीनियर तुरंत उस खराबी को सुधारने की लागत का हिसाब लगाता है। और तीसरा, सबसे कड़ा एक्शन, वो पूरी की पूरी लागत ठेकेदार की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से वसूल कर ली जाती है। सीधा सा फंडा है, काम नहीं तो पैसा कटेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम। यही वो वित्तीय हथियार है जो सरकार को इन बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर कंट्रोल देता है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब हम कोई अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो मकान मालिक हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेता है? ताकि अगर हम घर को कोई नुकसान पहुंचाएं तो वो वहां से पैसा काट सके। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहां भी लागू होता है, बस स्केल बहुत बड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो भारी भरकम रकम है जिसे सरकार सड़क की खराब क्वालिटी के खिलाफ एक इंश्योरेंस के तौर पर अपने पास रोक कर रखती है। इस दस्तावेज का क्लॉज 30.3 एक बहुत ही पते की बात कहता है। इसमें लिखा है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने पर और काम के संतोषजनक यानी सैटिस्फैक्ट्री पूरे होने पर ही वापस किया जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा खेल इस एक शब्द संतोषजनक पर टिका है। और ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे कोई भी अपने मन से तय कर दे। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक परीक्षण होता है। तो अब प्रशासनिक नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे पड़ाव यानी सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में चलते हैं। सड़क की राइडिंग क्वालिटी को मापना। यहाँ सबसे वाजिब सवाल यही उठता है कि आधिकारिक तौर पर किसी सड़क की क्वालिटी मापी कैसे जाती है। सरकार को कैसे पता चलता है कि कोई सड़क वाकई उस संतोषजनक या सैटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में आती है? देखिए, इसके लिए हवा में कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता। सरकार ने इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक और साइंटिफिक तरीके अनिवार्य किए हुए हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है क्लॉज 902.6 में। इसके लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है। नाम थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड टोड फिफ्थ व्हील बम्प इंटीग्रेटर। ये कोई नॉर्मल सी मशीन नहीं है। इसे खास तौर पर सड़क की सबसे ऊपरी परत की राइडिंग क्वालिटी को ऑफिशियली मापने के लिए यूज किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यही मशीन बताती है कि सड़क पर गाड़ी चलाना मक्खन जैसा होगा या फिर झटकेदार। और यहाँ जो एक आंकड़ा निकल कर आता है वो है 2000। क्लॉज 902.6 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि बिटुमिनस कंक्रीट सतहों के लिए ये मेजरमेंट किसी भी हाल में 2000 मिलीमीटर प्रति किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी सख्त लिमिट है जिसे पार नहीं किया जा सकता। यही वो लाइन है जो तय करती है कि क्वालिटी पास है या फेल। आइए अब अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं,
रोड रफनेस यानी सड़क के खुरदुरेपन के मानकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन मानकों को देखने से पहले 2 छोटे-छोटे टर्म समझ लेते हैं। पहला है RI यानी रफनेस इंडेक्स, जिसे मिलीमीटर प्रति किलोमीटर में मापा जाता है, और दूसरा है IRI यानी इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, जो मीटर प्रति किलोमीटर में होता है। ये दोनों वो स्टैंडर्ड पैमाने हैं जिनसे सड़क की सतह को ग्रेड दिया जाता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सर्कुलर का टेबल 3.1 है, जो एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे की ग्रेडिंग बताता है। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। अगर रफनेस इंडेक्स 1800 से कम है तो सड़क गुड यानी बहुत बढ़िया है। अगर ये 1800 से 2400 के बीच है तो फेयर यानी ठीक ठाक है। लेकिन अगर ये कांटा 2400 के पार चला गया तो सड़क सीधे पुअर यानी खराब की कैटेगरी में आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सीधा गणित। एक और दिलचस्प बात यह है कि सड़क की कैटेगरी के हिसाब से चेकिंग की मशीन भी बदल जाती है। जो बड़े 4 लेन या उससे बड़े हाईवे होते हैं, वहां अनिवार्य रूप से क्लास 1 उपकरण का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां गाड़ियां तेज चलती है और चेकिंग में 0 टॉलरेंस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ छोटी सड़कों के लिए क्लास 1, 2 या 3 के उपकरणों का विकल्प खुला रखा गया है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सख्त नियम सिर्फ बड़े हाईवेज के लिए हैं। सर्कुलर के टेबल 3.2 और 3.3 में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और गांवों की सड़कों के लिए भी रफनेस की लिमिट्स तय की गई हैं। चाहे सड़क सीमेंट की हो या डामर की, हर सतह के लिए गुड, फेयर और पुअर की साफ मैथमेटिकल लिमिट्स बनी हुई हैं। मतलब नियम हर स्तर पर कड़े हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, रिफंड की फाइनल शर्तें। ये ठेकेदार के लिए क्लाइमैक्स जैसा है। सर्कुलर के अंत में जो लिखा है वो हर ठेकेदार के लिए एक अग्नि परीक्षा है। जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का टाइम खत्म होता है तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले सड़क का रफनेस टेस्ट करना अनिवार्य होता है, और दूसरा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर खुद उस रास्ते का पर्सनली इंस्पेक्शन करता है। इस प्रोसेस से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। और अब आता है सबसे बड़ा कैच। इस पूरे सर्कुलर का निचोड़ ये है कि इंजीनियर आपकी परफॉर्मेंस गारंटी का पैसा वापस करने की सिफारिश तभी करेगा जब उस टेस्टिंग का रिजल्ट कम से कम फेयर यानी ठीक-ठाक आए। अगर गणितीय परीक्षण में आपकी सड़क इस फेयर मानक को भी नहीं छू पाती तो भूल जाइए अपने पैसे, सरकार वो पैसा अपने पास ही रख लेगी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता हूँ। जब हम इन बोरिंग से लगने वाले सरकारी नियमों को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं तो इनकी ताकत समझ आती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक फेयर रेटिंग को ही जवाबदेही का बेसलाइन मान लिया जाए और इस एक नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाए तो ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र और क्वालिटी को कितना बदल सकता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये बदलाव का एक बहुत बड़ा टूल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।